नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे विपक्ष के हंगामे की। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है, लेकिन संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। हंगामे की वजह से सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही को महज 2 मिनट में ही स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी सोमवार यानी कि 3 अगस्त तक स्थगित करनी पड़ी। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी कहा है कि वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि जितेंद्र सिंह ने सदन को गुमराह किया है। तो अब विशेषाधिकार नोटिस को लेकर भी पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, तो विपक्ष भी तैयारी कर रहा है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने के लिए। दूसरी तरफ संसद परिसर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी लगातार आप देख रहे हैं। बैनर पोस्टर के साथ दान पेटी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसदों की तरफ से दान पेटी को लाकर प्रतीकात्मक तौर पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये पूछा जा रहा है कि संसद से क्यों गायब है गृह मंत्री। Actually, privilege as done by Jitendra Singh. Jitendra Singh misled the House by saying that there was no fire. There is a clear-cut evidence. Rahul Gandhi himself showed the evidence of firing has happened, pellet gun used, and AK-47 used in Bihar also. So basically, who misled the House? Union Minister Jitendra Singh misled the House. We are going to move a privilege motion against him. और देखिए, लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। सीधा आपको लिए चलते हैं। प्लीज माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 माननीय श्री प्रताप राव जाधव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख उल्लेखित विषय से संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। आइटम नंबर 4 श्री शांतनु ठाकुर जी। आइटम नंबर 5 श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची क्रम संख्या 4 पे मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री पवित्रा मार्गेरिता जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 6 for Minister of External Affairs in today's revised list of business. आइटम नंबर 7 श्री सप्तगिरी ओलका जी। श्री Sir, I rise to present the 33rd and 34th reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 8 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing from Monday, the 3rd of August 2026, will consist of consideration of any item of government business carried over from today's order paper with content, consideration and passing of the registration of births and deaths, and discussion on CPC resolution seeking this approval of the Supreme Court number of judges, amendment ordinance 2026 number 1 of 2026, and consideration and passing of the Supreme Court number of judges, amendment bill 2026. Consideration and passing of the micro, small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is considered and passed by Rajya Sabha. Consideration and passing of the following bills after their introduction. Number 1,
the Indian Statistical Institute Bill 2026. Number 2, the Bankers Books Evidence Bill 2026. Discussion on demand for access grant for the year 2022 and 23. After presentation and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you. Item number 9, Srimati Aparajita Sarangi ji. Honorable Chairman, sir, I wish to move that this House do extend time for presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 130th Amendment Bill 2025, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025, and the Government of Union Territories Amendment Bill 2025 up to the first day of last week of the winter session 2026. Thank you. प्रश्न यह है कि श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो लोकसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच कार्रवाई को चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। विपक्षी सांसदों की तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ। इस तरीके की नारेबाजी लोकसभा के अंदर सुनाई दे रही है। अब लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होते ही हंगामेदार हो रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और ये हंगामा सिर्फ लोकसभा के अंदर यानी हाउसेस में नहीं बल्कि संसद परिसर में भी है। संसद परिसर में एक तरफ बच्चों के साथ हुई हिंसा के मसले पर विपक्ष अटैकिंग मोड में है, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। इस दौरान पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में आ गए। वो दान पेटी लेकर परिसर के बीच में बैठे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां पहुंचे, उन्होंने भी चंदा दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों ने चंदा दिया। फिर वहां से पप्पू यादव उठकर जाने लगे, यानी विपक्षी सांसदों ने इसके जरिए चढ़ावा चोरी का विरोध किया है। और इससे पहले भी पप्पू यादव सर पर पट्टी और हाथ में प्लास्टर लगाकर आए थे। वेश बदलकर सरकार को घेरने की ये कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। राम अयोध्या मंदिर, हाँ, ये हमारे राम, ये हमारे राम जी मेरे जीवन में, हम सबके मन में। जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई। जहां गिनती होती थी पैसे की, वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। 2020 से जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है, तब से डकैती पड़ रही है और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जा लगाया है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। अब देखिए, मसला चढ़ावा चोरी का है, लेकिन यहां भगवा रंग पहनकर साधु संतों की वेशभूषा धारण किए पप्पू यादव पहुंचे हैं, जिस पर घमासान होना लाजमी है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी चढ़ावा चोरी का विरोध किया और कहा कि जब तक चढ़ावा चोरों को सजा नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है, इनका नाश करती है। तो शक्ति प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है। तो वो जो कल हमारी पार्टी के सारे सांसद मजबूती के साथ, और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी। और चंदा चोर, चढ़ावा चोर को जब तक कठोरतम सजा नहीं हो जाती है, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अब देखिए, चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना तो विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इस मुद्दे को किस तरीके से उठाना है ये विपक्ष ने दिखाया। अब विपक्ष ने साधु संत की वेशभूषा में पप्पू यादव को बिठा दिया, उनके हाथ में दान पेटी है और राहुल गांधी भी दान पेटी में दान डालते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान पप्पू यादव फिर यहां से उठकर भागने लगते हैं।
यानी विपक्ष ने पूरा घटनाक्रम बताने की कोशिश की है, लेकिन इस दौरान जिस वेशभूषा में पप्पू यादव बैठे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए गले की फांस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पूरे संत समाज की इमेज का मसला है या पूरे संत समाज पर आरोप लगा देना है या प्रश्न चिन्ह लगा देना है। एक तरफ चढ़ावा चोरों पर कार्रवाई हो रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ये जानता है, ये समझता है कि ये मुद्दा आने वाले चुनावों में यानी कि 27 के चुनावों में विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बिना चर्चा के बिल पारित क्यों किया, ये नहीं कहना चाहिए। हमने बार बार कहा कि चर्चा के लिए आप लोग सब इस हाउस में आइए, और जनता ने हमको जनता का बात रखने के लिए इस सदन में भेजा है। मैं कांग्रेस के सारा साथियों से भी बार बार गुहार लगाया कि महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल पे आज यहाँ पारित किया गया है लोकसभा के सदन में, लेकिन विपक्ष के साथियों ने किसी ने भी इस बिल के चर्चा में भाग नहीं लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं सब बोले, भविष्य में आप लोग ऐसा मत कीजिए। पब्लिक आपको इसका जवाब मांगेगा। पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में, फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगले जो बिल लेके आएंगे उसमें भी आप लोग ऐसा हंगामा करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसलिए सहयोग करें, हंगामा ना करें। देखिए, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बार बार आप सभी को अनुरोध किया है, आह्वान किया है, सदन चलने में सहयोग कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पास करना था, पास कर भी लिया, और आप बीएससी मीटिंग में भी ये विषय को आप समर्थन भी दिया था, लेकिन आपका सहयोग के बिना ही बिल पास करना पड़ा। ये परंपरा ठीक नहीं है सदन का। आप सब लोग इसमें सहयोग कीजिएगा। आप अगर बैठ जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे। अपना सीट में आप बैठिए। अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 3 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन के अंदर ये कहा कि ये विपक्ष का गलत रवैया है, विपक्ष संसद को चलने नहीं देना चाहता है, महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा नहीं करना चाहता है और ये विपक्ष को परंपरा छोड़नी होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट का बिल जिसे सदन में रखा गया, पास कराने की बात यहां पर कही गई और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ने खड़े होकर यह कहा कि विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि संसद की कार्रवाई चले, विपक्ष नहीं चाहता कि जनता के मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा की जाए। दरअसल विपक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह सदन में क्यों नहीं है, इस मुद्दे को लेकर नारेबाजी की जा रही है। तो वहीं चंदा चोरी का मुद्दा भी विपक्ष के सांसदों की तरफ से सदन में उठाया जा रहा है और इसी भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। सोमवार तक के लिए अब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। वहीं 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 250 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, 25 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ दी गई। विपक्ष छात्रों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में आज घायल पुलिस वालों का परिवार सामने आ गया। उन्होंने अपने दर्द को मीडिया के सामने आकर देश को बताया, जिसमें एक एसीपी की पत्नी थी, तो कोई सब इंस्पेक्टर का बेटा था, तो कोई पुलिस वाले की बेटी थी। सबने 20 जुलाई की घटना को शेयर कर अपना दर्द जाहिर किया। वीडियो शेयर कर पुलिस पर अटैक को दिखाया गया। घायल पुलिस कर्मियों की फैमिली का कहना है कि प्रोटेस्ट में असामाजिक तत्व घुसाए थे। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल एसीपी की पत्नी मीत कौर ने बताया कि 20 की रात उनके पति घर पहुंचे तो उनके और उनकी बेटी के लिए एक बड़ा ट्रॉमा था। घायल एसीपी की पत्नी ने कहा कि यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली होती है, जो घर पर उसका इंतजार कर रही होती है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में,
वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। दिल्ली में 20 जुलाई के प्रदर्शन में घायल हुए सब इंस्पेक्टर की बेटी कुंजल ने भी अपना दर्द बयां किया। कुंजल ने बताया कि उनके पिता जब घर लौटे तो उनकी वर्दी खून से लाल थी। पापा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, चोट लगती रहती है, जबकि 4 टाके लगे हुए थे। कुंजल ने बताया कि जब भी सब इंस्पेक्टर रात में आते थे तो कहते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं लग रहा, इसमें असामाजिक तत्व घुस गए हैं। पुलिसकर्मी की बेटी ने अफसोस जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे पिता को ही क्रिमिनल बताया जा रहा है। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉशआउट करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर के जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और हमें भी जस्टिस मिलेगा। अब दिल्ली पुलिस के घायल एएसआई की पत्नी सीमा ने भी बताया कि 20 जुलाई को उनके पति के साथ क्या हुआ। सीमा ने बताया कि उनके एएसआई पति पर पत्थर, चप्पल और जूतों से हमला किया गया। पति का हेलमेट पूरी तरह से टूट गया था। सीमा ने बताया कि पुलिस पर पत्थर फेंके गए और अगर पत्थर लग जाता तो उनके पति इस दुनिया में नहीं होते। पुलिसकर्मी की पत्नी ने कहा कि संसद में बैठे प्रतिनिधियों और पुलिसकर्मियों और उनके परिवार की बात संसद में ये प्रतिनिधि क्यों नहीं रखते हैं। पुलिसकर्मी की पत्नी ने कहा कि 20 जुलाई के बाद यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, लेकिन पुलिसकर्मियों को भी असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया है, इसकी बात कोई नहीं करता। मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं। वो 33 साल की, जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एएसआई के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एसीपी कैलाश बिष्ट के बेटे अक्षय बिष्ट ने अपनी बात देश के सामने रखी। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन में उनके पिता के सिर में चोट लगी है। लक्ष्य के मुताबिक उनके पापा ने बताया था कि स्टूडेंट्स के बीच भीड़ में असामाजिक तत्वों हैं जिन्होंने अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू।
जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सिक्यूर करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया। और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से, जहां 4 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा ढहने से भयानक हादसा हुआ। इस हादसे के मलबे में दबकर 9 लोगों की मौत हो गई। अभी 4 से 5 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नारपोली इलाके के भंडारी कंपाउंड स्थित इस 4 मंजिला बिल्डिंग को नगर निगम ने पहले ही खतरनाक घोषित किया था। बिल्डिंग में 48 कमरे थे, हर मंजिल पर 12 कमरे बने हुए थे। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त मरम्मत का काम चल रहा था। इस वक्त हम मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में मौजूद हैं। बीती रात यहां पर गंगावाड़ी इलाके के पास एक 4 मंजिला इमारत धराशायी हुई। इस वक्त एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अंदर अभी भी 2 से 3 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम एक और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर शरीर को बाहर निकाल रही है। औपचारिक आंकड़ा या फिर अंदर कितने लोग फंसे हो सकते हैं, इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि न तो एनडीआरएफ की तरफ से की गई है, न महानगर पालिका की तरफ से। उसके पीछे का कारण यह है कि जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं 4 मंजिला, ये पहले से ही खतरनाक घोषित की गई थी। महानगर पालिका के अधिकारियों की माने तो इस बिल्डिंग को सी ग्रेड में रखा गया था और इसे खाली करने का नोटिस पहले ही दे दिया गया था और बहुत सारे लोगों को पिछले 2 दिनों से यहाँ से खाली कराकर दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया गया था। लेकिन बिल्डर और जो बाकी लोग हैं, उनके कुछ लोग नीचे मजदूर काम कर रहे थे। इसके अलावा नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जो पार्किंग और बेसमेंट का जो इलाका है, जो हिस्सा है, उसमें 3 पिलर्स होते हैं। उनमें से किसी एक पिलर को डैमेज हुआ और उसके बाद ये डैमेज पूरे बिल्डिंग में आ गया। अब जो ये जानकारी है ये पहले ही शाम 7 से 8 बजे के बीच प्रशासन को मिल गई थी, जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यहाँ पर लोग पहुंच गए थे, लेकिन कुछ लोग अंदर रुके हुए थे। जो खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो हिस्सा था, वो लोग जो है मजदूर वर्ग जो है वो अंदर मौजूद था। कुछ परिजन, कुछ परिवार के लोग भी आसपास रुके हुए थे। अमूमन लगभग बताया जा रहा है कि 32 लोगों का परिवार यहाँ पर रह रहा था। ऐसे में बहुत सारे लोगों को तो पहले ही निकाल लिया गया। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है और धीरे धीरे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है।